हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर अतुला फ्रॉम डॉक्टर अतुलाज हाउस ऑफ बायोलॉजी। कंटिन्यू करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्लास 12 का चैप्टर। तो इसमें हमने पहले डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि कैसे हम कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस को यूज़ करके हमारी एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को करेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल में रख सकते हैं। और अब हम बात करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की। MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जैसे नाम इंडिकेट करता है कि अगर कंडीशंस कंड्यूसिव ना हो, मदर या चाइल्ड की हेल्थ के लिए वो नुकसान वाली चीज़ हो, डैमेजिंग हो ईदर ऑफ द टू के लिए, या किसी रेप केस में इन्वॉल्व विक्टिम की प्रेगनेंसी हो, या कोई अदरवाइज मेडिकल डिसऑर्डर हो, मदर को उसकी लाइफ को थ्रेटन हो, तो वो हम टर्मिनेट कर सकते हैं प्रेगनेंसी। 1971 में MTP को लीगलाइज किया गया था। उसके बाद इसमें अमेंडमेंट आया, का एक्ट जो था वो 2017 में आया, जिसके हिसाब से थोड़ी सी गाइडलाइंस डिफरेंट की गई। सबसे पहले है इट इज़ सेफ अप टू 12 वीक्स, और दूसरी चीज़ है इट इज़ लीगल अप टू 24 वीक्स। ये आपने याद रखना। इसमें 12 वीक्स में एक डॉक्टर की कंसल्टेशन से और 24 वीक्स में 2 डॉक्टर्स की कंसल्टेशन से, अगर मदर एट रिस्क हो या फीटस एट रिस्क हो तो इट कैन बी कंडक्टेड। क्योंकि क्या होता था कि मेडिकल टर्मिनेशन क्यों स्टार्ट करी, गवर्नमेंट ने क्यों इसे लीगलाइज किया, क्योंकि लोग अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी होती थी तो वो अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाते थे, जिससे मदर एंड चाइल्ड दोनों की हेल्थ के लिए या उनकी लाइफ के लिए एक प्रॉब्लम हो सकती थी। तो इसलिए इसे लीगलाइज किया गया। अब हम बात करते हैं इसके साथ एसोसिएटेड क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखो, जैसे ये तो हम कर ही चुके हैं, मदर या फीटस के लिए वो थ्रेटनिंग हो। समटाइम्स क्या होता है, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होती है। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी की बजाय वो यूट्राइन वॉल्स के कहीं जैसे माउथ ऑफ सर्विक्स पे जाके या बिल्कुल वो बिल्कुल ऊपर टॉप पे जाके प्रेगनेंसी इम्प्लांट हो जाती है। तो ऐसे केस में अगर वो फलोपियन ट्यूब्स में जैसे इम्प्लांट होगी, तो ऐसे केसेस में मदर की लाइफ के लिए वो थ्रेट हो सकती है। उन केसेस में इसे लीगल माना जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक टेकअप करते हैं, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या वेनरल डिजीजेस, STDs, STI, here I stands for infection, या VD। तो इनमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को वेनरल डिजीजेस या RTIs, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस ऐसे बोलते हैं। तो इसमें गनोरिया, सिफिलिस, देन जेनिटल हर्पीज, जेनिटल वॉट्स, और साथ में हेपेटाइटिस B, एड्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम देखें तो हेपेटाइटिस B, एड्स, ये हमारे पास जैसे कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं या ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, इनके थ्रू भी ट्रांसमिट हो जाती है। अदरवाइज बाकी की सारी अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस के बाद ही ये होती हैं, ट्रांसमिट होती हैं। तो STDs में क्या ध्यान में रखने वाली बात है कि हेपेटाइटिस B फॉर वन, देन जेनिटल हर्पीज और एड्स, ये तीनों जो है ये दे आर नॉट क्योरेबल। इनके अलावा आप बाकी को सिंपल एंटीबायोटिक्स के साथ ट्रीट कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि अगर क्योंकि यूजुअली इसके साथ सोशल स्टिग्मा अटैच होता है, तो लोग इसका ट्रीटमेंट नहीं करते। तो उससे रिलेटेड अगर अनट्रीटेड लीव किया जाए इसे, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो उन कॉम्प्लिकेशंस में हमारे पास है एक तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, PID जिसे बोलते हैं, देन एबॉर्शंस, स्टिल बर्थ्स, एक्टॉपिक प्रेगनेंसीज, इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक। तो ये सारे के सारे मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बाद जो है पर्सन जो है वो इन सब चीज़ों को प्रोन हो जाता है।
क्या करना चाहिए इसको प्रिवेंट करने के लिए? अवॉइड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, ठीक है, अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस नहीं होना चाहिए, यूज़ ऑफ कॉन्डोम्स, एंड इसी तरह अगर ट्रांसफ्यूजन हो तो सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जो नीडल्स हैं वो स्टरलाइज्ड होनी चाहिए सारी की सारी। तो इन केस ऑफ डाउट आप कंसल्ट करो डॉक्टर को सो दैट इट कैन बी ट्रीटेड इफ़ पॉसिबल। तो ये सारी चीज़ें अवेयरनेस का ही पार्ट है, आपके सिलेबस में ये वाला चैप्टर भी इसी अवेयरनेस का पार्ट है, सो दैट एट अप्रोप्रिएट एज, आपकी वाली जो एज ग्रुप है, ये टीनेजर वाला जो एज ग्रुप है, पर्टिकुलरली 14 से लेके 17 ईयर्स तक, यहाँ क्यूरियोसिटी होती है, यहाँ पर चीज़ों के बारे में डिटेल्स पता नहीं होते, तो इस सब की साइंटिफिक नॉलेज देने के लिए ही इसको आपके करिकुलम में भी ऐड किया गया है। तो होप आप इसको अपनी डे टू डे लाइफ में भी इन सारी चीज़ों को यूटिलाइज करोगे, इस सारी इन्फॉर्मेशन को और लोगों तक भी पहुंचाओगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक इज़ इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी क्या है कि इसकी बाय डेफिनेशन अगर देखें तो 2 इयर्स की अगर कोहैबिटेशन है, अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस है, तो उसमें भी अगर द पर्सन इज अनएबल टू कंसीव तो उसे हम बोलते हैं इनफर्टाइल कपल। तो इनफर्टिलिटी बहुत सारे कॉजेज़ की वजह से हो सकती है। इट कैन बी फिज़िकल, इट कैन बी मेंटल, कोई इमोशनल स्ट्रेस है उसकी वजह से भी हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत थोड़ा सा छोटा सा एस्पेक्ट है। वी आर टॉकिंग अबाउट ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़। तो अगर हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आती है IVF, जिसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और इसी को ही टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोला जाता है। इट इज़ नॉट दैट द बेबी इज़ फॉर्म्ड इन टेस्ट ट्यूब, क्योंकि इसकी फर्टिलाइजेशन बाहर हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, विट्रो मीन्स लेबोरेटरी कंडीशंस में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लेबोरेटरी कंडीशन में फर्टिलाइजेशन करवाई गई, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स हुआ, मतलब ओवा एंड स्पर्म को लेबोरेटरी कंडीशन में फर्टिलाइज करवा के एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब जो एम्ब्रियो की ट्रांसफरेंस है वो कहाँ पर होनी है, इट इज़ डिटर्मिन्ड बाय कि वो किस स्टेज में है। जैसे अगर तो जाइगोट को अप टू 8 ब्लास्टोमियर जाइगोट हो तो उसे फिलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसे बोलते हैं जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफ़र। अगर उसकी डेवलपमेंट होके 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा हो गई है तो इट इज़ कैरिड आउट इन यूट्रस, तो IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। ओवरऑल इसे बोलते हैं ET, और उससे पहले जो फर्टिलाइजेशन की दैट इज़ IVF। इन विट्रो फर्टिलाइज किया, एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया विद 2 टेक्निक्स डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स। ये तो हो गए जिफ्ट और IUT। इसी तरह से एक और टेक्निक होती है, वी कॉल इट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स सीमन को वेजाइना तक आर्टिफिशियली पहुंचाना। तो इसमें क्या है कि एक स्मॉल कैथेटर जैसा वो है जिसके नॉन सर्जिकली सीमन को फीमेल के वेजाइना तक पहुंचाया जाता है। इसी तरह से एक टेक्निक है IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ये भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का ही एक वर्जन है। देन उसके बाद हमारे पास आता है गिफ्ट। गिफ्ट इज गैमीट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर। ये कब किया जाएगा, जब आइदर द मेल पार्टनर और द फीमेल पार्टनर इज अनएबल टू प्रोड्यूस गैमीट्स। तो उस केस में आप किसी दूसरे से गैमीट को इंसर्ट करके फिलोपियन ट्यूब में पहुंचा रहे हो। एंड समटाइम्स आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तब भी कैरी आउट करवाई जाती है जबकि अगर किसी का स्पर्म्स का काउंट कम हो या वाइटैलिटी ऑफ स्पर्म्स कम हो, तो आप हस्बैंड से या डोनर से डोनेट करके स्पर्म्स को यूज़ कर सकते हैं।
गिफ्ट के बाद बात करते हैं हम AID। NCERT नहीं लिखती है इसे। AID इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन डोनर। जिस पर्सन का सीमन यूज़ किया जा रहा है इंसेमिनेशन के टाइम पे, उसे हम AID टर्म यूज़ करते हैं। एक और टेक्निक है ICSI। तो ICSI में क्या होता है कि बिल्कुल लेबॉर्ट्री कंडीशन में ही करवाया जा रहा है फ्यूजन, लेकिन क्या करते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन लगाते हैं कि सीधा ओवम के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट ही कर दिया जाता है। ये भी IVF का ही पार्ट है। तो इनमें से डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स ऑफ कपल जो भी सूटेबल मेथड होता है उसे ऑप्ट किया जाता है। तो आप अंडरस्टैंड करो कि अगर किसी के प्रॉब्लम है गैमीट की फॉर्मेशन में, तो हम गिफ्ट इंट्राफेलोपियन जो ट्रांसफ़र है गैमीट की वो करेंगे, या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अगर सीमन प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर मीन्स विगरस उसकी मूवमेंट नहीं है स्पर्म्स की, या इनकी स्पर्म का कंटेंट कम है, नंबर कम है। IUI अगेन इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन है। तो इसमें क्या है, सारे हमारे पास एब्रीवेशंस ढेर सारी हैं, और उन एब्रीवेशंस को क्लियर आउट आप स्पेल करने के लिए लिस्टिंग कर लो और उसके साथ ही लिख लो कि कौन सी जो टेक्निक है वो किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ की जाती है। और MCQs भी इसी टाइप के आते हैं कि किस कपल में आप गिफ्ट यूज़ करोगे, किस में आप जिफ्ट यूज़ करोगे, IUT कब यूज़ की जाएगी, या कौन कौन सी टेक्निक्स को मिला के हम टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक यूज़ करते हैं, या फिर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही तो बहुत प्रिसाइज मेथड क्या है, तो उसमें ICSI आ जाएगा। आई होप आपको ये सारे के सारे समझ आ गए हों। इसको आप रिपीटेड रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी आपको इसको करने के लिए। इन द एंड ये सारी जो टेक्निक्स हैं, इंडिया एक पुअर सा कंट्री है, तो यहाँ पर बहुत सारी टेक्निक्स को यूज़ करके इनफर्टाइल कपल को एक उसका ऑफस्प्रिंग प्रोवाइड करना, उससे बेटर तरीका ये है कि आप जो बहुत सारे ऑर्फन्स हैं उनको अडॉप्ट करो, सो दैट कुछ जो ऐसे अनफॉर्चुनेट बच्चे हैं उनको भी मेन स्ट्रीम में लाया जा सके।